कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो, मेरा नाम श्रुति है। मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2021 एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक मिली है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में 196 रैंक मिली है। ये यूपीएससी में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और आज हम फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है और ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट और ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते जा रहे हैं तो इस सर्विस का पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में भी क्लाइमेट चेंज एज अ टॉपिक उसके नाम में ही जुड़ गया है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स, जो कि सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स के वाला ही होता है, बस कट ऑफ लगभग 15 मार्क्स की ज़्यादा होती है। और इसके बाद मेंस होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स पूरे तीनों स्टेजेस में मेरे लिए रिलेटिवली इजी था, मैं कहूँगी। शायद इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को अच्छी गाइडेंस मिली और मेरी स्ट्रैटेजी उसको लेकर सही रही। तो अगर प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले बात करें तो वो स्टैंडर्ड बुक्स ही हैं, करंट अफेयर्स हैं और जो सब जानते हैं स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, वही सब मैंने पढ़ा था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन पर रिलाई किया था। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो मैं करती थी वो थी यूट्यूब की वीडियोस, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज़ या ट्राइब्स इन न्यूज़। ये वीडियोस प्रीलिम्स से लगभग 3-4 हफ्ते पहले लोग कंपाइल करके डालते हैं और मेरे को ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें या फिक्स्ड सोर्सेज की बात करें या प्लेसेस इन न्यूज़, सबके लिए जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की और मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रही वो था रिवाइज एंड प्रैक्टिस। दोनों ही चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो रिवीजन में जो मेरी स्ट्रैटेजी रही उसके बारे में मैं बात करूँगी। रिवीजन में मैंने ऐसा मन बनाया था कि हर बार जो भी मेरे को पढ़ना है एटलीस्ट 6 बार पढ़ना है और लास्ट के वीक में उन 6 में से 2 बार लास्ट के वीक में ही पढ़ना है और बिल्कुल लास्ट रिवीजन लास्ट के 2 दिन में होनी चाहिए और जो भी मैंने पढ़ा है सबकी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो जैसे मैंने करंट अफेयर्स की कोई मैगज़ीन पढ़ी तो पहली बार जो मैं पढ़ती थी तो पूरा पढ़ती थी और उसमें अलग अलग हाईलाइट करती थी कि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, ये मेन स्पेसिफिक है। आराम से पढ़ के अच्छे से उसको हाईलाइट करती थी। फिर प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ती थी तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एरिया ही पढ़ती थी और इस तरह उसको 2 बार और पढ़ के तीसरी बार में उसके नोट्स छोटी बनाती थी, बहुत छोटे, एक छोटे सी नोट पैड पे बस इतने कि पूरा 1 मंथ का मैगज़ीन 2 पेजेस में कवर हो जाए। उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखती थी, जैसे कि कुछ डेटा है, जैसे राइस एक्सपोर्ट फिगर्स हैं या वीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं या कुछ ट्राइब्स हैं या कोई जजमेंट है, आर्टिकल है। इस तरह की जो चीज़ें मेरे को 2 बार में पढ़ के 3 बार में पढ़ के याद नहीं हुई हैं, सिर्फ उनको उस अलग सी नोटबुक में लिखती थी। इसी तरह मैंने स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत सबके साथ किया। जो वर्ड्स याद करने में डिफ़िकल्ट हैं उनको अलग से नोट किया। इस तरह से एक पतली सी नोटबुक मेरे पास बनी जिसका नाम मैंने रोज रटो सीरीज़ रखा था और लगभग मैं रोज़ उसको रिवाइज एक बार करती थी। इस तरह से जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, लास्ट वीक होता है प्रीलिम्स का, उसमें रिवीजन मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं पूरे सिलेबस को 2 बार लास्ट वीक में रिवाइज कर सकूं। तो इस रिवीजन के साथ साथ हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिस अच्छी करें, क्योंकि इस सारी रिवीजन के बाद भी जब हम एक्चुअल पेपर देते हैं तो उसमें 50% से ज़्यादा पेपर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमने नहीं पढ़ा होता है और हम जब रिवाइज कर रहे हैं तो फिक्स्ड सोर्सेज ही रख पाते हैं। तो जो 50% हमें नहीं आता है, जिसमें हमें गेस वर्क करना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस मैंने 2 चीज़ों की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दूसरा टेस्ट सीरीज़ जो कि वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मार्केट में रहती है।
तो टेस्ट सीरीज़ में भी मेरे को स्ट्रैटेजी रिवीजन का वही था कि मैं एक बार टेस्ट देने के बाद जो आंसर्स क्वेश्चंस मेरे गलत हुए उनको फिर से देखती थी और उसमें से भी कीवर्ड्स को फिर से मैं नोट करती थी। पर इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज से हमें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट काम आता है कि हम गेस कैसे करें, एजुकेटेड गेस कैसे करें। तो उसमें दो चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगती थी, एक तो एलिमिनेशन और दूसरा गेस वर्क में कई बार की टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। जैसे मैंने सूरजबेन सर की वीडियो लास्ट ईयर की जो उनकी थी उसी से ये बात समझी थी। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ की टर्म्स को उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश की, या जैसे अग्निमित्रा करके एक टर्म थी जो कि कभी सुनी नहीं उन्होंने या किसी ने, पर मित्रा हमें पता है, पुष्यमित्र सुंगा हमें पता है, तो उससे रिलेट करके इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को गेस वर्क के थ्रू सॉल्व करते हैं। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है कि कैसे इस तरह से गेस वर्क करके हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इन दो चीज़ों के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तो प्रिपरेशन स्टेज में करने की चीज़ है। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की मैं अलग से बात करूं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो मुझे लगती है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम। कभी जैसे लास्ट ईयर स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, इस बार क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज कर दिया जो कि पहले हमने कभी प्रैक्टिस में भी नहीं किया था। तो इसको माइंड में लेके जाना है, पहले कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए, वो अनप्रिडिक्टेबल ही होना है। इसको इस माइंडसेट के साथ हमें जाते हैं तो वहाँ पे जाकर प्रॉब्लम या घबराना ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और इसके अलावा दूसरी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी में मैंने जो काम किया था वो था कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना। मतलब हर बार जितनी भी बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है उसमें मैंने 90+ ही अटेम्प्ट किए हैं। जब मैं स्टार्ट कर रही थी प्रिपरेशन तो मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा करने में बहुत डर लगता था कि गलत हो जाएंगे तो क्या हुआ। बट मेरे को एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मिली, मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि तुम थोड़ा डेटा कलेक्ट करो। जैसे तुमने 20 क्वेश्चंस गेस वर्क से किए जिसमें तुम्हें बहुत कम कॉन्फिडेंस था, बट उसमें से 8 भी सही हो गए, 12 गलत हो गए, देन ऑल्सो यू आर इन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से मैंने टेस्ट सीरीज करते हुए डेटा कलेक्ट किया कि हाँ रिस्क लेने से फ़ायदा ही हो रहा है मुझे। तो इस तरह से एक्चुअल पेपर पे भी मैंने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया और उसका फ़ायदा आई थिंक मेरे को ज़्यादा कट ऑफ क्लियर करने में मिला। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि ज़्यादा ही रिस्क लेना है। किसी की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है तो उनको कम अटेम्प्ट करके भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, पर ये हमें अपने लिए इंडिविजुअली ही करना होगा कि थोड़ा डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं या हमारी एक्यूरेसी अच्छी है और हम कम क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा रिटर्न्स ले पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स के बाद हम मेंस की बात करेंगे। इसमें पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 ऑप्शनल होते हैं और दोनों ऑप्शनल में 2 पेपर्स होते हैं 200 मार्क्स का ईच। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट पेपर्स और होते हैं, एक जनरल इंग्लिश और एक जनरल नॉलेज। तो उन दोनों का वेटेज मिला के 600 मार्क्स का है और ऑप्शनल का वेटेज मिला के 800 मार्क्स का है। तो वैसे ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फॉरेस्ट्री में, बट हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज के पेपर में मार्क्स की वेरिएशन बहुत होती है, इसीलिए भी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले जनरल इंग्लिश की बात करें तो उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश बुक्स रीडिंग एज अ हॉबी मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ। पर इसके साथ साथ मैंने फिर भी उसकी ग्रामर को लेकर और उसकी फॉर्मेट्स को लेकर काफ़ी काम किया। एक ग्रामर बुक पढ़ी रेन एंड मार्टिन, उसमें से मैंने लगभग 200-250 ईडियम्स याद किए क्योंकि वो हर साल पूछे जाते हैं। ग्रामर में जैसे एक्टिव टू पैसिव और उस तरह की चीज़ें जो हर साल आती हैं वो कैसे करते हैं वो उस बुक से मैंने पढ़ा, और ये सब मैंने प्रीलिम्स से पहले ही किया था जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थी अपने प्रिपरेशन के। इसके साथ साथ मैंने फॉर्मेट्स देखे, लेटर का फॉर्मेट जो हर साल आता है और इस तरह के फॉर्मेट्स देखे। इसके अलावा प्रेसे और कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो प्रेसे में जो मुझे लगता है मैंने इस बार अच्छा किया वो मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिखा। लास्ट टाइम और उससे पहले मेरे को लगता था कि जो वहाँ से वर्ड्स हैं उन्हीं को उठाकर लिखना है और उन्हीं को बस शॉर्ट करके लिखना है, पर कॉम्प्रिहेंशन में और प्रेसे में मेरे को रियलाइज़ हुआ टॉपर्स की वीडियो सुन के कि हमें उन्हें अपने शब्दों में लिखना होता है, और इस बार मैंने वैसा किया। और मेरे को प्रेसे में एक दिक्कत आती थी कि पूरा एक साथ पढ़ती थी तो उसको 1/3 लेंथ करने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था। तो इस बार मैंने उसको स्पेस वाइज डिवाइड किया। जैसे प्रेसे का जो ओरिजिनल
ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क है उसको मैंने देखा कि ओके ये 1 पेज ले रहा है, इसको 1/3 पेज में मेरे को करना है, तो उसको आधे पेज को मेरे को 1/3 के आधे पेज में करना होगा। इस तरह से मैंने उसको सेक्शंस में डिवाइड करके हर सेक्शन को 1/3 लेंथ में किया और उस वजह से काफ़ी इजीली मैं प्रेसे इस बार कर पाई। तो इंग्लिश के लिए हमें कुछ ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे तो उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम जीके के पेपर की बात करें तो वो जीएस की काफ़ी सिमिलर होता है, बट इसका नाम इधर जीके होता है और इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस ये सब एक ही पेपर में होती है 6 अलग अलग सेक्शंस में। तो सबसे पहला सेक्शन हिस्ट्री का होता है जो कि जीएस के पेपर से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल बातों पर सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो हम अपने हिस्ट्री के स्कोप को डिलीनिएट कर सकते हैं कि हमें इस तरह का पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो टीएन टेक्स्ट बुक जो हिस्ट्री की है मिडिएवल और एंशिएंट पढ़ने के लिए मैंने उसका यूज़ किया और मेरे को वो काफ़ी यूज़फुल बुक लगी फॉरेस्ट्री के मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जैसे चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इस तरह की डायरेक्ट क्वेश्चंस वो पूछते हैं और उनको एड्रेस करने के लिए कुछ टेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके अलावा पॉलिटी जो होता है और इकोनॉमिक्स जो होता है वो काफ़ी हद तक जीएस के ही सिमिलर होता है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कुछ टर्म्स, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक टर्म्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी वो शंकर गणेश करूपिया की एक छोटी सी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी। उसमें उन्होंने ग्लॉसरीज और बुक्स को, इकोनॉमिक्स की टर्म्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो इकोनॉमिक्स में मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट उस बुक से मेरे को समझने में काफ़ी हेल्प मिली। इसके अलावा जो साइंस होता है, साइंस का क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को ही अगर हम एनालाइज करें तो काफ़ी बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछते हैं और जो साइंस का करंट हॉट टॉपिक होता है उसको लेकर पूछते हैं। जैसे एलईडी को पूछ रहे हैं या स्क्विड को पूछ रहे हैं। इस बार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें साइंस का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल या करंट अफेयर मैगजीन में से अलग अलग का जो करंट अफेयर मैगजीन्स का जो साइंस एंड टेक सेक्शन होता है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जो करंट टॉपिक्स हैं उन पर छोटे छोटे नोट्स या उसी बुक में से हाईलाइट करके करने से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि साइंस के क्वेश्चन में वी कैन नॉट ब्लफ कि हम कुछ भी जनरली लिखेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसमें हमें स्पेसिफिक फैक्ट्स ही चाहिए होते हैं। तो जीके के पेपर में एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जीएस के पेपर की तरह बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन इस सब की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम होता है पर क्वेश्चन। 300 मार्क्स का पेपर होता है पर क्वेश्चन स्पेस थोड़ा कम हो जाता है मार्क्स वर्सेस अगर हम स्पेस की बात करें तो जीएस के पेपर में के कंपैरिजन में वो कम होता है। तो हमें सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट आकर बात क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है, ज़्यादा बहुत इंट्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके सीधा आंसर क्वेश्चन को ही एड्रेस करना होता है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेंस में मेरे को टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रगल हमेशा रहता था। तो इस बार मैंने ऐसा किया कि सीधा आंसर को ही, क्वेश्चन को ही एड्रेस किया, ज़्यादा कुछ भी फालतू लिखने की कोशिश नहीं की और इस वजह से पेपर में टाइम पर कंप्लीट कर पाई। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो 2 ऑप्शनल होते हैं। मैंने बॉटनी और जूलॉजी लिया था जो कि बहुत अनकन्वेंशनल है, लोग मोस्टली फॉरेस्ट्री लेते ही हैं एक ऑप्शनल, बट मैंने बॉटनी और जूलॉजी लिया था क्योंकि बॉटनी में मेरा ग्रेजुएशन है, मेरे को सब्जेक्ट पसंद है और उसको वो मेरा सिविल्स में भी ऑप्शनल था, तो मेरे को उसके लिए कुछ भी अलग से प्रिपेयर नहीं करना था। जूलॉजी मैंने इसलिए लिया, इसका थोड़ा रीज़न वियर्ड सा है। मेरे को लगा कि फॉरेस्ट्री तो अगर मेरा हो गया सर्विस में तो वहाँ पे जाके मुझे पढ़नी ही होगी, तो वहाँ पे फॉरेस्ट्री में पढ़ ही पाऊँगी। पर जूलॉजी अगर मेरे को पढ़नी है, मेरे को एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तो जूलॉजी अगर मेरे को पढ़नी है तो मेरे को अभी प्रिपरेशन में पढ़नी चाहिए। इसके अलावा नेट जेआरएफ मेरा बैकअप करियर ऑप्शन था, तो जूलॉजी पढ़ने से उसमें भी हेल्प मिलती, ये सोच के मैंने बॉटनी और जूलॉजी लिया।
इसमें ऑप्शनल चूज़ करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शनल हैं और दोनों की वेटेज काफ़ी अच्छी है। तो अगर हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो हम उसको बेटर कर पाएंगे, एक इंटरेस्ट। और दूसरी चीज़ जिसे ध्यान में रखनी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हम ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं उसका मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ टॉपर्स स्ट्रैटेजी वगैरह रहती है, तो उस ऑप्शनल को प्रिपेयर करना काफ़ी इजी रहता है। तो फॉरेस्ट्री के लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पढ़ना, इस सर्विसेज के बारे में पढ़ना जनरली पर्सनैलिटी टेस्ट में हेल्प करता है और सफिशिएंट भी रहता है। अब हम ओवरऑल एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के साथ इसको मैनेज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है टाइम की, क्योंकि वहाँ पे मेंस देने के बाद फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के बीच में पहले काफ़ी गैप होता था, बट इस बार बहुत ही कम गैप रहा। 17 जून को सिविल सर्विसेज के मेंस ख़त्म हुए और 23 फेब से फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस स्टार्ट था। तो इसके लिए काफ़ी मेंटल डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेंस सिविल सर्विसेज का मेंस देने के बाद एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस रहता है। तो मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया था सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद और फिर से फॉरेस्ट की तैयारी स्टार्ट की थी। उसमें हमें थोड़ा सा पुश करके, अगर हम पहले से मन बनाकर चलते हैं कि हाँ हमें करना ही है फॉरेस्ट की तैयारी भी, तो उसमें वो हेल्प मिलती है और रिटर्न्स भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेस्ट का वो कम टाइम पीरियड देख के ही गिव अप कर देते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में फॉरेस्ट के मेंस से पहले मेरा एक ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर्ड था, दूसरे ऑप्शनल को मैंने एक्सक्लूसिवली 10 दिन दिए, जिसके साथ मैंने सिर्फ दूसरा ऑप्शनल किया, साथ में थोड़ा जीके और इंग्लिश जस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैंने थोड़ा थोड़ा किया। इस तरह से 10 दिन में आई वॉज एबल टू रिवाइज सेकेंड ऑप्शनल एज वेल। 10 से 12 दिन मेरे को लगे थे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्टार्टिंग के समय ही दूसरे ऑप्शनल की नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखे थे। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो लगी, वो एग्ज़ाम हॉल में जाने तक पढ़ते रहना मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगता था। मतलब उसी दिन जो मैंने सुबह एग्ज़ाम देने से पहले बाहर हॉल में खड़े होकर पढ़ा था, वो भी मैं वहाँ जाके लिख पा रही थी, और उसको याद रखने में उतना ज़्यादा, क्योंकि लंबे समय तक रिटेन नहीं करना था, तो वो एग्ज़ाम हॉल में जाने तक पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए रहा। तो ओवरऑल अगर फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें तो सिविल सर्विसेज से कंपैरेटिवली ओवरऑल इजी रहता है। इसको लो हैंगिंग फ्रूट लोग कहते हैं, और जिनको इसमें इंटरेस्ट है या नेचर लविंग अगर कोई है तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी सर्विस हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को समराइज़ करूं तो यही कहूँगी कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क लीजिए, रिवाइज और प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कीजिए। मेंस के लिए ऑप्शनल्स केयरफुली चूज़ करने हैं, और इंग्लिश और जीके पर भी ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत रहती है। और तीसरी चीज़, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो टेक्निकल और लीगल चीज़ें हमें पढ़नी हैं उनको पढ़ना इस एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।